नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग सल्तनत काल के प्रश्नों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल के प्रश्न में आपने दिल्ली सल्तनत के आरंभ का इतिहास पढ़ा था कि कैसे भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। दरअसल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये लगभग जो 320 साल का इतिहास है, इसमें भारत का, खासकर उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र दिल्ली बनी रही और मुस्लिम शासकों ने दिल्ली को केंद्र बना करके शासन किया। अगर हम कुछ वर्षों को छोड़ दें, जैसे 1206 से लेकर 1210 तक, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सत्ता रही, वो लाहौर को राजधानी बनाकर शासन करता रहा। फिर इसी तरीके से बीच में जब मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में सत्ता आई तो उसने कुछ समय के लिए दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की और फिर इसके बाद जब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा तो उसने दिल्ली से आगरा राजधानी शिफ्ट की। तो थोड़े थोड़े समय के लिए राजधानी परिवर्तन हुए, राजधानी अलग केंद्रों में गई। लाहौर, देवगिरी जो दौलताबाद के नाम से जाना गया, और उधर आगरा। लेकिन ज्यादातर समय, लगभग 300 वर्षों तक दिल्ली ही राजनीति का केंद्र रही। यही कारण रहा कि इसे इतिहास में दिल्ली सल्तनत कहा गया। सल्तनत बेसिकली एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है साम्राज्य, टेरिटरी। तो दिल्ली के सुल्तानों ने जिस टेरिटरी पर शासन किया वो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र कहलाया। तो दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग यहां पर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ये मस्जिद है, ये मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो गजेंद्र, पल्लवी, श्री, अखिलेश, सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बहुत सरल सा प्रश्न है, पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है। तो पल्लवी ने उत्तर दिया है सबसे पहले ऑप्शन ए उत्तर होगा। और अढ़ाई दिन के झोपड़ा के संदर्भ में आपको बता दूं कि जब दिल्ली में तुर्की शासन की स्थापना हुई, उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना या तुर्कों की विजय, तो तुर्कों की विजय के प्रतीक में ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम, ये दिल्ली में बनाई गई। और ये भारत में तुर्कों की विजय का प्रतीक मानी जाती है। उत्तर भारत में तुर्कों की विजय का प्रतीक है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और यह भारत की पहली तुर्की मस्जिद मानी जाती है। फिर इसके साथ साथ यहां पर दूसरा अगर आप देखें तो इसने कुतुब मीनार की भी नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी दिल्ली में। यह बात अलग है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हो उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा या ढाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी इसी के समय बनाया गया और ये अजमेर में है। ये एक मस्जिद है। कहते हैं कि पहले संस्कृत का एक महाविद्यालय था। सर आप तो आज ब्लैक स्क्रीन करने वाले थे। हाँ गजेंद्र, मैं भूल गया, मैंने ब्लैक स्क्रीन करने का आपसे प्रॉमिस तो किया था लेकिन मैं भूल गया। तो आज फिर ऐसे ही काम चला लीजिए। तो ये अजमेर में मस्जिद है और इसमें मैंने कहा ये पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था। शुरुआत में जैन मंदिर था, फिर संस्कृत गुरुकुल बना, संस्कृत महाविद्यालय बना और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया।
इसकी दीवारों पर इसीलिए आप देखेंगे हरिकेल द्वारा रचित नाटक, हरिकेल द्वारा रचित नाटक की पंक्तियां लिखी हैं, रचित संस्कृत नाटक की पंक्तियां इस पर मिलती हैं। तो यह भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मस्जिद में हरिकेल द्वारा रचित संस्कृत नाटक की पंक्तियां या उनकी लाइंस मिलती हैं। आंसर हो जाएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में। तो ये तीन तथ्य आपके लिए अहम है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, और इसके बाद यहां पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो बिल्कुल सही उत्तर आप सबने लगाया। जिसने भी आंसर लगाया है उसने ए ही ऑप्शन लगाया, तो आप बिल्कुल सही है। अखिलेश, आपने सी लगा दिया था, हालांकि इसका उत्तर अखिलेश यहां पर ऑप्शन ए लगाइए, मस्जिद, मस्जिद होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो ये तो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कराया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसके बारे में मैंने आपको बताया ही कि यह भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद है, तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद। पहली मस्जिद यह है कुव्वतुल इस्लाम, जिसे भारत में तुर्की विजय के प्रतीक के तौर पर उसने बनवाया। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर है, दिल्ली में है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां, अजमेर में। तो इसका उत्तर शिवम जी ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली और अजमेर, क्योंकि अढ़ाई दिन का झोपड़ा अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आंसर क्या हो गया, क्योंकि देखिए जिस क्रम में लिखा है उसमें आपको उत्तर लगाना है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, तो दिल्ली और अजमेर का क्रम आपको रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल सही नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवम वेरी गुड इवनिंग, नरेंद्र वेरी गुड इवनिंग, आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया। देखिए जब हम कुतुब मीनार की बात करते हैं, कुतुब मीनार, तो इसे भी भारत में तुर्कों के विजय का प्रतीक माना जाता है। भारत में तुर्कों के विजय का यह प्रतीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कराया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी जो एक सूफी संत थे, इनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का निर्माण करवाया और इसीलिए इसका नाम पड़ा कुतुब मीनार। तीसरी चीज आप जानते ही हैं कि ये दिल्ली में बनाई गई। चौथी चीज कि इसका निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू किया, ऐबक ने शुरू किया। फिर इसके बाद इल्तुतमिश ने पूरा कराया, इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश के समय पूरा किया गया।
और फिर इसके बाद उस समय ये 4 मंजिला मीनार बनाई गई थी, 4 मंजिला मीनार। लेकिन फिर क्या हुआ, आसमान से बिजली गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। अब जब ये चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 मंजिल का निर्माण और करवा दिया, इसकी मरम्मत कराई और इसमें 2 मंजिल और जोड़ दी, और इस तरह से यह 5 मंजिला इमारत बनकर तैयार हुई। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक की भी भूमिका रही, इल्तुतमिश की भी भूमिका रही, ऐबक की भी रही। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आप सबको क्या लगाना था, गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपको लगाना था। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया होगा इस प्रश्न का उत्तर, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा कुतुब मीनार के निर्माण में 3 व्यक्तियों की भूमिका रही। ऐबक ने इसकी नींव रखी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया, और जब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई बिजली गिरने के कारण, तो फिरोज शाह तुगलक ने न केवल इसकी मरम्मत कराई बल्कि इसकी 2 मंजिल कर दी, और इस तरह से 3+2 मिलाकर यह 5 मंजिला इमारत हो गई। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न। पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी, लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। हाँ, जय भीम भाई आपको भी। चलिए इसका उत्तर दीजिए। दरअसल जो उत्तर भारत का अंतिम तुर्क विजेता माना जाता है, उत्तर भारत का अंतिम तुर्क विजेता, वो था मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो गई। इसे मुल्तान में इसकी हत्या कर दी गई थी, मुल्तान के करमाथियों ने इसे मार दिया था हमला करके। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं। इसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन इसके पास सैकड़ों वफादार गुलाम थे, सैकड़ों वफादार गुलाम थे। लॉयल स्लेव्स थे, जिसमें से इसका एक गुलाम था ताजुद्दीन यल्दौज, यल्दौज। यल्दौज ने गजनी और गौर पर सत्ता स्थापित की। फिर इसी तरीके से एक और गुलाम था नासरुद्दीन कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा ने सिंध और मुल्तान में अपनी सत्ता स्थापित की, सिंध मुल्तान की सत्ता उसने ग्रहण कर ली।
और तीसरा इसका वफादार गुलाम था ऐबक। ऐबक ने स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर लाहौर में सत्ता ग्रहण की। तो लाहौर को इसने यहां पर राजधानी बनाकर सत्ता प्राप्त की और इसके परिणाम स्वरूप यहां पर राजनीतिक केंद्र बन गया लाहौर। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर और 1210 ईस्वी तक लाहौर को ही राजधानी बनाकर शासन करता रहा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आया आराम शाह, लेकिन आराम शाह को अपदस्थ करके इल्तुतमिश ने सत्ता ग्रहण की और इल्तुतमिश के समय ही राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई गई। फिर लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने का श्रेय इल्तुतमिश को है और यहां से आप कह सकते हैं उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र वो दिल्ली बन गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? लिखा उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में वो मारा गया। फिर इसके बाद बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और फिर इसके बाद चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत सरल सा प्रश्न है। और हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? तो ये यहां पर कह रहा है कि ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगान। दरअसल ये जो चौगान खेल है ये एक खेल है पोलो। आज का जो पोलो खेल है जिसमें घोड़े पर बैठकर स्टिक खेलते हैं, तो यही खेल ये खेल रहा था और उसी दौरान ये घोड़े से गिर पड़ा। तो चौगान के खेल के दौरान ही लाहौर में ही ये घोड़े से गिरा और उसके बाद घायल हुआ और इससे इसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको ऑप्शन डी लगाना है। आपने अगर डी लगाया है तो ये बिल्कुल सही है। ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगान। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये भी बहुत सरल प्रश्न है। दरअसल आप देखेंगे तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश 1211 से लेकर और 1236 ईस्वी तक ये शासन कर। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। रियल फाउंडर इसे माना गया। इसने ही पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए।
शुद्ध अरबी सिक्कों का इसने प्रचलन किया। जारी किए, और जो शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए उसमें एक होता था टंका, जो कि चांदी का होता था, चांदी का 175 ग्रेन का होता था, और दूसरा था इसी तरीके से जीतल, जीतल तांबे का होता था। तो इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के, जिसमें एक टंका कहलाया, जीतल कहलाया। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसी ने राजधानी दिल्ली शिफ्ट की, जो अभी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि दिल्ली का वो पहला सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, वो इल्तुतमिश था। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये भी बहुत सरल प्रश्न है, आप सब उत्तर दे लेंगे। देखिए, गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश। आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्यों? तो जरा आप इसको समझें। दरअसल जब हम इल्तुतमिश की बात करते हैं, इल्तुतमिश, तो ये ऐबक का गुलाम था, ये ऐबक का गुलाम था। ऐबक ने इसे सरे जहांदार पोस्ट पर नियुक्त किया था, सरे जहांदार पद पर नियुक्त किया था शुरू से। इसका मतलब होता अंगरक्षकों का प्रधान, अंगरक्षकों का प्रधान। फिर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ किया था, यह ऐबक का दामाद भी था, और ऐबक के शासनकाल में, यानी ऐबक के समय, इसे बदायूं का गवर्नर बनाया गया था। ये बदायूं का गवर्नर था। तो चूंकि ऐबक स्वयं ही गुलाम था मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक, तो गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए इसे कहा गया गुलाम का गुलाम। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लगाना था ऑप्शन डी, यानी आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो सत्ता ग्रहण करने वाली जो इसमें महिला रही वो थी रजिया, रजिया सुल्तान, यानी आंसर हो गया ऑप्शन ए। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ, उत्तराधिकारी
का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था और सत्ता की कमांड इसकी मां ने अपने हाथों में ले रखी थी, जिनका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान एक अत्याचारी महिला थी, तो शाह तुर्कान ने यहां पर सत्ता अपने हाथों में केंद्रित की थी। हाँ रजनीश, वेरी गुड इवनिंग। फिर इसके बाद रजिया को सत्ता नहीं मिली थी, बल्कि रुकनुद्दीन फिरोज को सत्ता दे दी गई थी। इसके विरोध में रजिया ने विद्रोह किया। रजिया ने विद्रोह किया जिसमें दिल्ली की जनता ने उसका समर्थन किया। दिल्ली की जनता के समर्थन से, जनता के समर्थन से, और इस तरह से रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ कर दिया गया और रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके रजिया ने सत्ता ग्रहण की। तो फिर 1236 से लेकर और 1240 तक रजिया ही गद्दी पर रही। रजिया न केवल गद्दी पर रही, शासक बनी, शासिका बनी, बल्कि वो पुरुषों के समान कपड़े पहनकर दरबार में आती थी। रजिया दरबार में कुबा और कुलह पहनकर आती थी। कुबा और कुलह। कुबा एक कोट जैसा परिधान था और कुला एक हैट था, यानी उसकी टोपी थी जो पहनती थी। तो पुरुषों के समान कपड़े पहनकर दरबार में बैठती थी, प्रशासन खुद चलाती थी और रजिया बहुत ही योग्य प्रशासिका थी। यह उसने साबित कर दिया था अपने पिता के शासनकाल में ही। फिर 1240 में रजिया की कैथल में हत्या हो गई। कैथल में इसकी हत्या हो गई और इस तरह से मुस्लिम इतिहास में एकमात्र महिला शासिका के रूप में गद्दी पर रजिया रही। तो रजिया न केवल प्रथम महिला शासिका थी, बल्कि एकमात्र मुस्लिम महिला जो शासिका रही। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरल प्रश्न है ये। चंगेज खां की बात हो रही है, मंगोल सेना नायक जिसने भारत की सीमाओं तक प्रवेश किया। तो चंगेज खां तेमुचिन जिसका मूल नाम था, तेमुचिन, महान मंगोल सेना नायक। दरअसल चंगेज खां ने ख्वारिज्म के शाह पर आक्रमण किया था। और ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था उस समय जलालुद्दीन मांगबरनी, जो चंगेज खां से पराजित होने के बाद दिल्ली भाग आया और दिल्ली में आकर इसने शरण लेने का प्रयास किया। ऐसा वर्णन मिलता है कि चंगेज खां ने अपने दूत भेजकर इल्तुतमिश से कहा कि उसे सहायता नहीं मिलनी चाहिए, मांगबरनी की आप सहायता ना करें। इल्तुतमिश ने सूझबूझ दिखाई और उसने मांगबरनी की सहायता करने से मना कर दिया। मांगबरनी को दिल्ली में शरण नहीं मिली, मांगबरनी यहां से वापस जाना पड़ा। यह घटना 1224 के आसपास की, 1224 एडी में।
तो जब मांग बरनी दिल्ली से वापस चला गया तो चंगेज खां भारत में प्रवेश नहीं हुआ और इस तरह से चंगेज खां के आक्रमण से इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचा लिया। इसीलिए इल्तुतमिश को एक योग्य शासक के तौर पर देखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के उत्तर सीमाओं तक पहुंच गया था चंगेज खां। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। क्या आंसर होगा? बहुत सरल सा प्रश्न है। देखिए, जब रजिया सुल्तान बनी 1236 से 1240, तो उस समय तबर हिंद जो पंजाब में था, आज का भटिंडा, वर्तमान भटिंडा, यहां का गवर्नर था, का नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया अल्तुनिया ने विद्रोह किया। अल्तुनिया का विद्रोह हुआ रजिया के शासनकाल में। इस विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया स्वयं अपने नेतृत्व में सेना लेकर दिल्ली से बाहर निकली और उस समय दिल्ली में एतगीन बैठा हुआ था। एतगीन ने मौके का फायदा उठाकर रजिया के छोटे भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। मुइजुद्दीन बहराम शाह को, तो रजिया को अपदस्थ करने की कोशिश शुरू हुई और रजिया के दिल्ली में ना होने का लाभ उठाकर एतगीन ने बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। रजिया इन परिस्थितियों में तुर्कों के इस षड्यंत्र का शिकार हो गई। अब उसने अपने बचाव के लिए अल्तुनिया से फिर विवाह किया, लेकिन अंत में अल्तुनिया और रजिया की हत्या हो गई और इस तरह से तुर्कों ने रजिया के खिलाफ साजिश रची उसे अपदस्थ करने की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तुर्क्स। दरअसल मुस्लिम कानून के अनुसार कोई महिला शासिका हो ही नहीं सकती थी। रजिया ने अपनी योग्यता से सत्ता पाई थी और यह तुर्की अमीरों को नागवार गुजर रहा था। इसीलिए वो निरंतर रजिया को अपदस्थ करने की कोशिश में लगे थे और इसमें एतगीन की साजिश रंग लाई और रजिया मारी गई और बहराम शाह को शासक घोषित करके एतगीन यहां पर नायब बन गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते। हम्म तो अब बात करते हैं बलबन। बलबन 1265 से लेकर और 1286 एडी तक, 1286 ईस्वी तक इसकी सत्ता रही। बलबन का जो मूल नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन पूरा नाम था इसका गयासुद्दीन बलबन। पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। इसके साथ साथ इसकी एक उपाधि भी थी और वो था उलुग खां।
इसी को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता। बलबन ने अगर आप देखें तो सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया। सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में काफी गिरावट आ गई थी, उसकी पोस्ट की डिग्निटी, उसकी प्रेस्टीज बहुत रिड्यूस हुई थी, जिसे इसने फिर से जीवित किया और इसीलिए इसे बलबन को दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संस्थापक कहा गया। दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संस्थापक का सेकंड फाउंडर इसे माना गया है। तो बलबन को द्वितीय संस्थापक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने सुल्तान के पद का महत्व फिर से स्थापित किया और इसकी नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति। अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति शुरू की। दरबार में सिजदा और पाबोस जैसी गैर इस्लामिक परंपराएं शुरू की, जिसमें पैरों को चूमना, सिर झुकाना, इस तरह की प्रथाएं दरबार में लागू की गई। तो ये सब गैर इस्लामिक प्रथाएं मानी जाती थी जो बलबन ने शुरू की। तो यहां रक्त और लौह की नीति का संबंध बलबन से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न। दरअसल यहां पर बलबन ने एक सिद्धांत दिया था, नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई शब्द का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि। और इसके साथ साथ इसने जिल्ले इलाही का सिद्धांत दिया। जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है पृथ्वी पर खुदा की छाया। पृथ्वी पर खुदा की छाया। इस तरह के कॉन्सेप्ट बलबन ने विकसित किए। तो बलबन ने कट्टरता पूर्वक शासन किया। सुल्तान के पद की गरिमा को लौटाने के लिए उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नस्ल का बताया और अफरासियाब वंशज से अपने आप को जोड़ा। ईरान के अफरासियाब वंश का बताया अपने आप को, उनके वंशजों से इसे जोड़ा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश ईरान के इतिहास में रहा। तो इसने स्वयं को साधारण व्यक्ति ना बताकर अपने अंदर देवता के गुण बताए। इसने कहा सुल्तान कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, पृथ्वी पर खुदा की छाया होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर शासन करता है। और इस तरह से बलबन ने दैवीय निरंकुश का सिद्धांत दिया। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न।
तो जो नौरोज त्योहार की बात है, ये गैर इस्लामिक त्योहार माना जाता है, इसे गैर इस्लामी मानते हैं क्योंकि ये पारसियों का त्योहार था। इसे पारसी समुदाय के लोग मनाते थे, पारसी त्योहार था। लेकिन इसे भारत में बलबन ने शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तो कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है बताना। तो नियामत एक खुदाई, मैंने अभी अभी आपको बताया बलबन का ही सिद्धांत था, तो ये बलबन ने ही किया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर तुर्काने चहलगानी 40 वफादार गुलामों का दल तैयार किया था इल्तुतमिश ने, यानी 40 गुलामों का दल था ये, 40 गुलामों का दल, इसको तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, लेकिन बलबन ने इसको समाप्त किया। तो का प्रभाव समाप्त किया बलबन ने किया। ये बलबन ने तुर्काने चहलगानी के सदस्यों का अंत किया, दमन किया, तो ये भी बलबन पर सही है। फिर बंगाल में इसी के शासन काल में जो बंगाल का सूबेदार था तुगरिल खां, इसने तुगरिल खां का विद्रोह हुआ। तो तुगरिल खां का जो विद्रोह हुआ, जो कि बंगाल का उस समय सूबेदार था, इसने तुगरिल खां को यातना देकर मार दिया और फिर अपने बेटे बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो ये तीनों चीजें बलबन से जुड़ी हैं। और यहां पर जो इक्तादारी व्यवस्था की बात है, ये इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी प्रशासन की एक व्यवस्था थी जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, और इस कारण से यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लगाएंगे आंसर बी, ऑप्शन। तो आज के सेशन को बच्चों अब यहीं समाप्त करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।